नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारे रोशन बैच के अंतर्गत साइंस के लिए डेमो क्लास 2 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे प्रोटीन और विटामिन के बारे में। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को जो कि हमारे रोशन बैच में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप सभी अभ्यर्थियों को हमारे तरफ से एक सुझाव है कि अभी चूंकि हमने साइंस की क्लासेस को जस्ट शुरू किया है, तो अगर आप ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटी में अगर आप कुछ पीछे चल रहे हैं तो आप उन क्लासेस को भी करते रहिए। लेकिन चूंकि अभी साइंस को हमने शुरू किया है, तो आप साइंस को हमारे साथ में डेली बेसिस पर जितनी भी क्लासेस होती हैं, आप साइंस को हमारे साथ में करते चलिए। इससे आपका बैकलॉग ज़्यादा रहेगा नहीं, बाकी जो आपका समय बचेगा आप उसमें जो पीछे की क्लासेस आपकी बची हुई हैं आप उनको पूरा कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो भी रोशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9517036263 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं रोशन बैच के लिए। और 30 जून तक हमारे तरफ से ऑफ़र दिया जा रहा है बैच में जुड़ने के लिए। कंप्लीट बैच आपका रहेगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जिसमें आपको एनसीईआरटी की एमसीक्यूज़ भी शामिल है और साथ में एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़ भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पूरे मार्केट में कह लीजिए या जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज़ के, उससे लाख गुना बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे बैच में। 9517036263 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमसे मैसेज करके हमारे जितनी भी क्लासेस हैं उनके नोट्स को देख सकते हैं। और हम इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे, इसके बाद हम आपको हमारे रोशन बैच के जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं उन सभी के डेमो क्लासेस का एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो आप यूट्यूब पर भी हमारे चैनल पर जाके बीपीएससी एजुकेटर पर जाकर आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। बाकी आपको बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी आप हमसे बात कर सकते हैं। और साथ में प्री और मेंस को लेकर अगर कुछ भी बदलाव होगा तो आपको हम उसी हिसाब से आपके बैच में एडजस्ट कर देंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को याद होगा कि हमने पिछले क्लास में जो चर्चा किया था वो चर्चा किया था पोषक तत्वों के बारे में। भोजन के घटक हमारा टॉपिक था। क्लास 6 एनसीईआरटी को हमने आधार मानते हुए हमने क्लास को शुरू किया है। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है भोजन का घटक, और साथ में न्यू एनसीईआरटी में आपका थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया गया, कुछ नए फैक्ट्स भी उसमें दिए गए, तो उन सभी को हमने इस क्लास में शामिल किया हुआ है। हमने पोषक तत्वों के बारे में बात किया था। पोषक तत्व में हमने आपसे चर्चा किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रोटीन और विटामिन और खनिज के बारे में। पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो ये खाद्य घटक हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वालों में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करते हैं। शारीरिक वृद्धि में सहायता की अगर बात करें तो प्रोटीन का काम है शारीरिक वृद्धि में सहायता करना। रोगों से सुरक्षा ये विटामिन का काम होता है। रोगों को ठीक करने में सहायता करना ये जो है इन पोषक तत्वों का काम होता है। और विभिन्न क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, इन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व के उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे आहार में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था। अब हम आपसे चर्चा करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन संबंधित जितनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो इस क्लास के माध्यम से हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो हमारे रोशन बैच से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप एज ए फीडबैक अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लगभग 2 महीने से हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट को लेकर क्या कोई अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है या आप हमारे कंटेंट से संतुष्ट हैं? चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन से रिलेटेड सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन शब्द के प्रतिपादक कौन थे। प्रोटीन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो प्रोटीन शब्द के जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने प्रोटीन शब्द को सबसे पहले दिया था, उनका नाम है जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस प्रोटीन शब्द के प्रतिपादक थे। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है।
तो प्रोटीन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। मुख्य रूप से ऊतक की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, तो चाहे आप कोशिका बोलिए चाहे आप ऊतक बोलिए, और मुख्य रूप से ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है। जब आपसे प्रोटीन का मुख्य तत्व पूछा जाता है तो प्रोटीन में पाया जाने वाला जो मुख्य तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। प्रोटीन में पाया जाने वाला जो मुख्य तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन, जो इसको अन्य पोषक तत्वों से अलग करता है। आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में और वसा में, कार्बोहाइड्रेट और वसा में अगर हम बात करें तो वहाँ पर CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही था, नाइट्रोजन उसमें नहीं पाया जाता था। तो प्रोटीन में एक जो प्रमुख तत्व है मुख्य रूप से वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन में कुल कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो इससे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट और वसा में CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा था, प्रोटीन के लिए आप इसमें नाइट्रोजन और शामिल कर दीजिए। और मुख्य तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा आपने वैसे भी क्लास 10th NCERT में पढ़ा होगा, हमने भी आपको पढ़ाया है, कार्बन हर एक चीज़ में होता है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्रोटीन के ये तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन आपका प्रोटीन का मुख्य तत्व हुआ। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन शामिल करते हुए बाकी CHO में ऐड कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है तब नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग होता है प्रोटीन के बनने में। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन अणु की इकाई क्या होती है, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं। कोई भी जो चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन की बुनियादी निर्माण इकाइयाँ हम किसे कहेंगे, एमिनो अम्ल को कहेंगे। या प्रोटीन के निर्माण खंड आपसे पूछे तो आप किसको बोलेंगे, एमिनो अम्ल को। या फिर प्रोटीन अणु की इकाई आपसे पूछेगा तब आपका क्या जवाब होगा, अमीनो अम्ल, इंग्लिश में एमिनो एसिड्स। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं वो कितने जो है एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो 20, संख्या में 20 याद रख लीजिएगा कि 20 से ये बनते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन युक्त भोजन को, जो आपके NCERT में भी दिया गया है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन का मतलब है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। आप सभी अभ्यर्थी जो कभी जिम में गए होंगे, अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी अगर कभी भी आप जिम गए होंगे तो आपको यह सलाह दिया जाता है कि प्रोटीन खाइए। प्रोटीन में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, आपको बोला जाता है कि प्रोटीन खाइए। और इसी के जो है उसमें आप प्रोटीन सप्लीमेंट का भी नाम सुनते हैं कि प्रोटीन सस्ते में, आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप प्रोटीन का पाउडर पी लीजिए, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। वो अलग बात है कि उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम होता है। प्रोटीन सप्लीमेंट से बचना चाहिए, प्राकृतिक रूप से ही प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन आपके बॉडी को बिल्ड करता है, शरीर के आपकी वृद्धि करता है, शरीर के आपको मजबूत करता है। और एक स्वस्थ शरीर में प्रोटीन का जो है ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो प्रोटीन है उसको शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं, वही हमने देखा था, वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदायी, क्योंकि इनका मुख्य काम क्या है, ऊर्जा देना, तो इनको ऊर्जा प्रदायी भोजन बोला जाता है। वहीं पर प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत में। अगर हम बात करें तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत में आप दुग्ध उत्पाद देख सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, पनीर में बढ़िया प्रोटीन होता है। जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो पनीर ही जनरली खाता है। इसके अलावा आप सोयाबीन वगैरह भी खा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, जैसे अरहर की दाल हो गई, जैसे
इसके अलावा छोला वगैरह हो गया, छोला हो गया, चना वगैरह, ये सारी चीज़ें लोग खाते हैं। तो दाल और दुग्ध उत्पाद मुख्यतः प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर आपको जो है वेजिटेरियन है तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, दाल। आप दाल अच्छी मात्रा में खाइए, गाढ़ा दाल खाइए, तो इससे आपको प्रोटीन का एक जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा नॉर्मली। इसके अलावा खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या जो एथलीट होते हैं, चूँकि उनको बहुत मेहनत करना होता है, तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। तो अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए वो अधिक मात्रा में उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत की अगर हम बात करें, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोतों में अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन के कुछ उदाहरण आपको दाल दिया गया है एनसीईआरटी में, मटर दिया गया है, मेवे दिया गया है, और इसके अलावा फलियां दिया गया है। मेवे की इंग्लिश वहाँ पे आपको जो है नट्स दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आप ऐसे समझ सकते हैं। फलियां, इसको जो है लेग्यूम्स कहा जाता है, लेग्यूम्स कहा जाता है। तो फलिया की इंग्लिश जो आपके एनसीईआरटी में यूज़ किया गया वो लेग्यूम्स है, तो इसको सही कर लीजिएगा। दाल, फलिया जिसको लेग्यूम कहा जाता है, मटर और मेवे जिसको इंग्लिश में नट्स। तो ये आपके प्रमुख उदाहरण हैं जो पादप से मिलते हैं, यानी पौधों से मिलते हैं। तो पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं मुख्यतः, दाल, फलिया जिसको लेग्यूम कहते हैं, मटर, मटर को आप जानते ही हैं, इसके अलावा मेवे, नट्स। ये आपके 4 उदाहरण एनसीईआरटी में दिए गए हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत जो आपको मालूम होना चाहिए, यानी जानवरों से जो हमें मिलता है, तो दूध हुआ, पनीर हुआ, दूध पनीर हमें गाय से मिलता है, तो हमें जो है जंतु स्रोत में दूध और पनीर को रखते हैं। अंडा, मछली और मांस मुख्यतः ये आपके प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत हैं। फिर हम बात करते हैं बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन शामिल किया जाना चाहिए। इस समय जो है मिड डे मील में बात करें तो अंडे को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है, बहुत सारे इस पर डिबेट्स भी हो रहे हैं, डॉक्टर लोग का भी इसमें स्टेटमेंट आ रहा है। तो अंडे की अगर हम बात करें तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय चीज़ें भी हो रही है। आपने पश्चिम बंगाल का न्यूज़ वगैरह सुना होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सही मात्रा में प्रोटीन शामिल किया जाना चाहिए। जो बढ़ते बच्चे होते हैं, खासकर जो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, उचित विकास और वृद्धि के लिए। और एक प्रकार से जितना आसानी से अंडे के माध्यम से बच्चों को प्रोटीन मिल जाता है, उतना अन्य स्रोतों से उतना आसानी से नहीं मिल पाता है। तो अंडे का अपना अलग महत्व है। जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं उसको छोड़ दे। तो अब हम बात करते हैं छत्रक की, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बॉक्स में। छत्रक जिसको मशरूम कहते हैं, इसकी विशेषता दी गई है कि अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। तो छत्रक मशरूम कहाँ पर उगते हैं, अंधेरे वाले और नमी वाले स्थानों पर। और इसमें खाद्य मशरूम की बात की गई है। खाद्य मशरूम यानी मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ मशरूम को खाया जाता है, कुछ मशरूम का अलग प्रयोग होता है। तो जो खाने वाले मशरूम होते हैं, जिसको आप जो है कभी लाए भी होंगे, एक पैकेट में रखा होता है, पैकेट में जो दुकानदार होते हैं सब्जी वाले बेचते हैं, तो खाद्य मशरूम उसी को बोलते हैं। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो आप प्रोटीन का उदाहरण आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोशिका में। हमारी जो कोशिका होती हैं, सेल्स होती हैं, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो मुख्य रूप से राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम वहाँ स्थल है जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है मुख्य रूप से। और यह सवाल आपके टीआरई में भी पूछा गया है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र स्थल हैं एक प्रकार से, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका की किसे बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम की बात करें तो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्योंकि प्रोटीन निर्मित ही यहीं पर होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन तो होगा ही, और साथ में आर से राइबोसोम, आर से आरएनए, इस प्रकार से याद रख लीजिए। बाकी हम डिटेल में आगे की क्लासेस में जो आपकी होंगी एनसीईआरटी की, वहाँ पर हम राइबोसोम वगैरह के बारे में, सेल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की उपस्थिति के लिए जांच परीक्षण। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आपके एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं वो हम आपको चर्चा कर देते हैं। क्या दिया गया है कि प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। तो कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है और कॉपर सल्फेट। बैगनी रंग अगर आ जाता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को यह दर्शाता है। तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है प्रोटीन की उपस्थिति का
परीक्षण करने के लिए अगर हमें बैगनी रंग प्राप्त होता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। और इस जांच परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है तो बाईयूरेट परीक्षण, बाईयूरेट टेस्ट। तो बाईयूरेट परीक्षण डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले तो वो किससे संबंधित होता है, प्रोटीन की उपस्थिति के लिए जांच परीक्षण से संबंधित। और इस जांच में किन यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन। और इसमें बैगनी रंग अगर हमें प्राप्त होता है, वायलेट कलर अगर हमें प्राप्त होता है तो खाद्य पदार्थ में यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं भोजन में अगर प्रोटीन की गंभीर कमी हो जाए। होता है कई बार, खासकर प्राथमिक स्तर के ही जो बच्चे होते हैं, बहुत को ये दिक्कत हो सकती है। अगर लगातार, चूँकि घर परिवार में भी उतने सक्षम नहीं है तो उतने अच्छे से उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, और मिड डे मील के नाम पर भी आपको एक वैसे भी मालूम है कि कितना अच्छा भोजन आता है या कितना अच्छा भोजन मिलता है। तो भोजन में प्रोटीन की जो गंभीर कमी होती है उसके कारण एक रोग होता है, एक बीमारी होती है जिसे क्वाशीयोरकर कहते हैं। तो क्वाशीयोरकर बीमारी किससे संबंधित होती है, क्वाशीयोरकर रोग किससे संबंधित होती है, भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण। तो भोजन में अगर हमारे लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रह जाती है तो क्वाशीयोरकर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसको याद कैसे करेंगे कि जो किशोर होते हैं यानी एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम, तो जो किशोर होते हैं, किशोर में प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशीयोरकर रोग होता है। मिलता जुलता शब्द है, तो क्वाशीयोरकर रोग है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि टीआरई 2 में टीजीटी साइंस में एक सवाल पूछा गया था। टीआरई 2 में टीजीटी साइंस में एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था, मानव शरीर में या जंतुओं में, मानव शरीर में, क्योंकि मानव भी जंतु के ही कैटेगरी में आता है, तो मानव शरीर या जंतुओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो मानव शरीर या जंतुओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है कोलेजन। कोलेजन टीआरई 2 टीजीटी साइंस में यह पूछा गया था। तो आपने पिछले क्लास में देखा था, हमने पीजीटी साइंस का, पीजीटी जूलॉजी का पीआईक्यूज को हमने क्लास में शामिल किया था। आज आपने देखा कि हमने क्लास को पढ़ाने के क्रम में हमने टीजीटी साइंस का भी शामिल किया। और एक चीज़ और यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो भी टीजीटी साइंस के अभ्यर्थी हैं, आपको हमारे इन साइंस की क्लासेस से टीजीटी साइंस में जो आपको 20-25 सवाल जो होते हैं, जो कि आपके सामान्यतः क्लास 10th लेवल के होते हैं, वहाँ तक आपको हमारे बैच से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि टीजीटी साइंस का लेवल थोड़ा अप होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से मेहनत करना होगा। तो ये चीज़ हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। बाकी अगर आपका 6 से 8 में भी साइंस है और टीजीटी साइंस दोनों है, तो आप हमारे रोशन बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हमारा जो कंप्लीट बैच है वो पीआरटी और 6 से 8 लेवल तक के लिए, क्योंकि कंप्लीट टेस्ट भी देना है, तो वो सब 6 से 8 लेवल पे ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर और एक चीज़ की बात और भी है कि हमारा जो भी कंटेंट है वो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसमें कोई दावा भी नहीं करते हैं। आपको इससे बेहतर नोट्स नहीं मिल सकते हैं, आपको इससे बेहतर नोट्स टीआरई 4 के लिए नहीं मिल सकते कहीं पर भी। बहुत मेहनत से घंटों बैठकर हमने इन सभी चीज़ों को जो आपके क्लास के लिए ज़रूरी है उसको हमने क्लास में शामिल किया है। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्लासेस का आपको हम बाकायदा एमसीक्यू भी कराएंगे, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट भी कराएंगे जो आपके टेस्ट सीरीज़ में शामिल होगा। तो आपको कहीं से किसी भी प्रकार से कोई और स्रोत के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जितना पढ़ा रहे हैं इनको बाई हार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, विश्वास करते हुए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपका परीक्षा में छूटेगा, इस चीज़ का आप भरोसा रख सकते हैं। अपने आप को स्थिर रखते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो मानव शरीर में, जंतुओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन है। अब यहाँ पर हम कोलेजन के बारे में थोड़ा एक बात और कर लेते हैं। कोलेजन मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। कोलेजन मूल रूप से प्रोटीन है या एक प्राकृतिक बहुलक है जो हड्डियों और मांसपेशियों में पाया जाता है। तो कोलेजन मुख्य रूप से हड्डियों और मांसपेशियों में पाया जाता है। जंतुओं में पाए जाने वाला, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। फिर आपके सामने एक सवाल उत्पन्न होता है कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है। तो अगर कभी आपको ऐसा सवाल आए जहाँ पे आपको ऑप्शन में मांस है, मछली है, अंडा है, गाय का दूध है,
ठीक है। तो आप प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता या प्रोटीन की सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो मांस में पाई जाती है, मीट में पाई जाती है। तो मीट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसके बाद मछली में होता है, इन चारों ऑप्शंस में, फिर इसके बाद अंडे में, और फिर गाय के दूध में। ठीक है। और गाय का दूध बच्चे के लिए कंप्लीट माना जाता है, लेकिन एक वयस्क के स्तर पर मतलब पूर्ति नहीं कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, देन मछली में, देन अंडे में, देन गाय के दूध में। इस प्रकार के सवाल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमने कंपेयर किया यहाँ पर जंतु के स्रोत में, यानी प्रोटीन का मात्रा हमने यहाँ पे चेक किया जंतुओं के उसमें। अब हम बात करें पादप स्रोत में। पादप स्रोत में अगर देखें या वानस्पतिक स्रोत जिसको कहते हैं, तो दाल और अनाजों में अगर हम बात करें तो सोयाबीन, दाल और अनाज में अगर हम बात करें तो सोयाबीन प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह आपको पादप स्रोत में या वानस्पतिक स्रोत में याद रखना है। ओवरऑल बात करें तो अगर जंतुओं की बात करेंगे तो उसमें मांस, मीट के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। पादप स्रोत में सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। गेहूं, जौ और राई सहित कुछ अनाज होते हैं, जैसे कि गेहूं है, जौ है, राई है। आप गेहूं खाते हैं, ये कुछ अनाज हैं, गेहूं, जौ और राई। इसमें प्राकृतिक रूप से एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटेन प्रोटीन। ग्लूटेन प्रोटीन, जब आप आटे का पैकेट लेकर आते हैं, जब आप आटे का पैकेट लेकर आते हैं तो आपको ग्लूटेन से संबंधित उसमें दिशा निर्देश भी दिए होते हैं। तो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में प्राकृतिक रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका नाम है ग्लूटेन प्रोटीन। इसके अलावा आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, हालांकि ये टीजीटी, पीजीटी लेवल पे पूछ ले। रूबिस्को पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जैसे कोलेजन जो है जंतुओं में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ऐसे रूबिस्को पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अब हम आपसे चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। प्रोटीन से संबंधित आपको जितनी जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। अब हम विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले विटामिन शब्द के प्रतिपादक, जैसे प्रोटीन शब्द के प्रतिपादक आपने देखा जे बर्जीलियस हैं, विटामिन शब्द के प्रतिपादक कैसिमिर फंक हैं। 1912 में कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। किस रूप में? वाइटल एमाइंस के रूप में। बाद में वाइटल एमाइंस को आपस में मिला दिया गया तो विटामिन शब्द बन गया। आप देख सकते हैं वाइटल में VITA और फिर यहाँ से MIN, इस प्रकार से आप मिला देंगे तो विटामिन शब्द आपको मिल जाएगा। तो कैसिमिर फंक ने वाइटल एमाइंस कहा था और विटामिन शब्द के प्रतिपादक माने जाते हैं कैसिमिर फंक। 1912 में इन्होंने दिया था। आपको विकल्प में कैसिमिर फंक की जगह C फंक लिख के आ जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। C का मतलब ये क्या है? कैसिमिर, C फॉर कैसिमिर। क्योंकि कभी भी जब आप जो एब्रीविएशन देखते हैं, अगर कोई नाम शॉर्ट में है तो इंग्लिश वाले नाम से देखा जाता है। क्योंकि इंग्लिश में C से स्टार्ट होता है, तो C को हम जो है कैसे लिखेंगे? अगर हिंदी में लिखना होगा तो C को ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ये चीज़ है। तो कैसिमिर फंक, तो C फंक या कैसिमिर फंक जो आपको विकल्प में हो। विटामिन शब्द के प्रतिपादक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। 1912 में इन्होंने दिया था। विटामिन की बात करें तो विटामिन वह पदार्थ है जो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक होता है। अभी हमने पोषक तत्व देखे थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वसा, जैसे कि प्रोटीन। ये मुख्यतः हमारे पोषक तत्व हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की जो कमी होती है, इनसे होने वाले जो रोग होते हैं उनसे रोकथाम के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है कम मात्रा में। कोई बहुत ज़्यादा मात्रा आपको विटामिन की नहीं लेती है चाहिए, विटामिन आपको कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में आवश्यक विटामिनों की कुल संख्या कितनी है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो मानव शरीर में आवश्यक विटामिनों की जो कुल संख्या है वो 13 है। कितनी है? 13 है। आवश्यक विटामिन का वर्गीकरण जो होता है वो उनकी घुलनशीलता के आधार पर होता है। दो प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कि पहले हम देखते हैं कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वसा में घुलनशील। अच्छा, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं।
लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं। वहीं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में कम समय तक रहते हैं। यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकलते जाते हैं, फिर हम जो है दोबारा से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जल में घुलनशील विटामिन भी आपको पढ़ना है, वसा में घुलनशील विटामिन भी पढ़ना है। तो वसा में घुलनशील है तो जाहिर सी बात है वसा में रह जाएगा, तो इनको संग्रहित ये बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं। अब वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, इनको हम विटामिन ए, डी, ई के, एडेक करके आप याद रख सकते हैं, ए, डी, ई के। तो ए, डी, ई के ये 4 विटामिन हैं, ये 4 विटामिन हैं जो आपके वसा में घुलनशील माने जाते हैं। इसके अलावा आपके 2 प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी, तो जल में घुलनशील की अगर हम बात करेंगे तो बी और सी दोनों लगातार, बी और सी, बाकी जो बचे यानी ए बचा जो है, इसके अलावा डी बचा, ई बचा और के बचा। तो ए, डी, ई के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसमें जो विटामिन बी है, विटामिन बी कोई एक विटामिन ना होकर ये कई सारे विटामिनों में विभाजित होता है, जिसको हम संयुक्त रूप से, इन सभी विटामिनों को संयुक्त रूप से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम विटामिन बी1 पढ़ते हैं, विटामिन बी2 पढ़ते हैं, विटामिन बी3 पढ़ते हैं, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12। तो ये बी12 तक के विटामिन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी12 की बात करें तो ये टीजीटी साइंस में पूछा गया था। और एक बात और, TRE1, TRE2, TRE3, PRT में आपसे अभी तक विटामिन नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो इस बार सवाल मिलने की संभावना आपको सबसे ज़्यादा, अभी तक नहीं पूछा गया है, इसका मतलब है पूछा जा सकता है। विटामिन बी12 का नाम पूछा गया था कि क्या नाम है, आपको मालूम भी होगा, आगे हम चर्चा भी करेंगे। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो 4, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 विटामिन ये मिले हमें, ठीक है, 4 विटामिन हमें ये मिले, एक हमको मिला ये 5वां, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो विटामिन बी के अंतर्गत कुल कितने विटामिन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ये, अब आप जोड़िए, 8, 1, 9 और 4, 13, 13 विटामिन हो गए। यही 13 आवश्यक विटामिन है, यही 13 आवश्यक विटामिन है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितने विटामिन हम पढ़ते हैं? 8। कितने स्वीकृत किए गए, कितने रिकॉग्नाइज किए गए? 8 विटामिन। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी4 जैसा कुछ नहीं होता, फिर विटामिन बी5, फिर विटामिन बी6, बी7, बी8 जैसा कुछ नहीं होता, बी10, बी11 जैसा कुछ नहीं होता, फिर बी7 के बाद बी9 आता है, बी12 आता है। ये आपको क्लियर है? तो आप टोटल अगर आपसे पूछेगा कुल कितने विटामिन, तो आप क्या बोलेंगे? 13। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे आप 4 और 2 6 पढ़ते हैं, विटामिन बी और सी, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर 1 मानते हैं तो आप टोटल 6 पढ़ते हैं, लेकिन जब आपसे आवश्यक विटामिन पूछा जाएगा तो आपको 13 विकल्प में दिया जाएगा, तो 13 का चुनाव आपको करना होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं, और ये हमने देख भी लिया कि विटामिन सामान्य शारीरिक कार्यों के लिए अल्प मात्रा में अनिवार्य होता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन ए हुआ, विटामिन बी1 हुआ, विटामिन सी, विटामिन डी, और कुछ खनिज हैं जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। ये खाद्य घटक के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। तो अगर इन चारों विटामिन की, विटामिन ए, बी, सी, डी, तो विटामिन ए, बी, सी, डी की अगर आप में कमी होती है तो आपको क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी और डी, और कुछ खनिज है, कैल्शियम की कमी हुई तो आप बीमार हो जाएंगे, आयोडीन की कमी हुई, आयरन की कमी हुई तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये विभिन्न जो ये विटामिन है और ये खनिज है, ये हमसे हमारी रक्षा करते हैं विभिन्न रोगों से। अगर इनकी कमी हुई तो हम बीमार पड़ जाएंगे। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषण तत्व बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन और खनिजों को क्या बोला जाता है? सुरक्षात्मक पोषण तत्व। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। पोषक तत्व ये हमने देख लिया है स्टार्टिंग में ही। अब हम आते हैं विटामिन पर। विटामिन में एक एक विटामिन को हम यहाँ पर क्लास में देखेंगे जो आपके क्लास के लिए ज़रूरी है। तो हम विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
तो आपको सभी विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो मालूम होने चाहिए। विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, रेटिनॉल है, इंग्लिश में ये स्पेलिंग है। कार्य क्या होता है विटामिन ए का? तो आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। और जो हम यहाँ पर विटामिन का टॉपिक आपको दे रहे हैं एज यूजुअल एनसीईआरटी और जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में साथ में बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उन्हीं को ऐड करते हुए। तो रासायनिक नाम रेटिनॉल है, कार्य होता है आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। स्रोत विटामिन ए के जो आपको ध्यान रखना है, पपीता, गाजर, आम, दूध, ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पपीता, गाजर, आम, दूध, ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लेकिन बीपीएससी असिस्टेंट में 2023 का जो पेपर हुआ था, जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी कि पीआरटी में सारे के सारे सवाल प्री और मेंस में 2 पेपर हुए थे बीपीएससी असिस्टेंट के। पीआरटी में टीआरई 3 री एग्ज़ाम में साइंस में जितने भी सवाल थे 15-16, वो सारे के सारे इस बीपीएससी असिस्टेंट प्री और मेंस से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए गए थे। हालांकि वो डायरेक्टली कहाँ से लिए गए थे? एनसीईआरटी से, हमने आपसे डिस्कस किया था। तो बीपीएससी असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो उसमें ये सब ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में था मछली का तेल, फिश ऑयल। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको मछली का तेल, फिश ऑयल, मछली का तेल, फिश ऑयल अगर आपको विकल्प में रहेगा तो आप उसे विटामिन ए का स्रोत मानेंगे। बाकी पपीता, गाजर, आम और दूध, जनरली पपीता भी आपसे पूछा जाता है, गाजर आपसे पूछा जाता है जनरली, गाजर। और नहीं तो आपका चूंकि बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया तो ये आपको 5 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। विटामिन ए के ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने जो पढ़ रखा है, रटा भी होगा आपको कि रतौंधी मतलब जो रात में नहीं दिखता है, रात में नहीं दिखता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, दृष्टि का ह्रास हो जाता है या दृष्टि की क्षति हो जाती है, तो इसे हम रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। तो आर से रेटिनॉल से रतौंधी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि आप बैच में हैं तो जितनी संभावनाएं बन सकती हो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। एक दिक्कत और होती है विटामिन ए की कमी से, एक प्रॉब्लम और होती है जिसका नाम है जेरोप्थेल्मिया, जो कि ड्राई आइस का एक प्रॉब्लम होता है, यानी आँखें सूख जाती हैं, सूखी आँखें हो जाती हैं। ड्राई आइस का एक केस होता है जो कि विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो आपको मान लीजिए रतौंधी तो आपको मालूम ही है, लेकिन जेरोप्थेल्मिया ये भी आपको परीक्षा दृष्टि से मालूम होना चाहिए। जेरोप्थेल्मिया ड्राई आइस का केस है, यानी आँखों में ड्राइनेस रहेगा। ये किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से रतौंधी और अन्य रिलेटेड जटिलताएं होती हैं। विटामिन ए की कमी के लक्षण क्या होंगे? तो जाहिर सी बात है, जब विजन से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है, दुर्बल दृष्टि हो सकती है, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देगा, जिसे रतौंधी कहते हैं। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना भी बंद हो जाएगा, यानी भयंकर कमी हो गई, लंबे समय तक विटामिन ए की कमी हो गई तो पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाएगा। विटामिन ए जो है मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है, ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। विटामिन ए मुख्यतः यकृत में, लीवर में संग्रहित होता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन बी की। और विटामिन ए के बारे में हमने चर्चा किया। विटामिन ए जो है किसमें घुलनशील होता है? वसा में। ये हमने शुरू में ही अलग कर दिया है, वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, कुल कितने विटामिन हैं? 8। और ये 8 के 8, और ये 8 के 8 क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। इसमें कोई भी वसा में घुलनशील नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। तो जल में घुलनशील है सारे के सारे। विटामिन बी जल में घुलनशील है, तो जाहिर सी बात है विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी विटामिन होंगे वो सारे के सारे जल में घुलनशील होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, यानी जल में घुल जाएंगे। और जल में घुलने की वजह से ये शरीर में लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे और पेशाब वगैरह के जरिए ये चले जाएंगे। तो फिर से हम जब ग्रहण करेंगे इनके स्रोत को तो हमें फिर से मिल जाएगा, ये एक प्रक्रिया होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो 8 विटामिन है। आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कई बार डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए किसी जो है व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा कमजोरी वगैरह है, ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि विटामिन का सप्लीमेंट देते हैं,
विटामिन का एक सप्लीमेंट देते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप 15 दिन के लिए खा लीजिए, 15 दिन के लिए खा लीजिए। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें 8 विटामिन से युक्त होता है। तो अगर आपसे पूछे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन, 8 विटामिन। आइए एक एक करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, विटामिन हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने देखा था कि विटामिन को 1912 में कैसिमीर फंक ने यानी सी फंक ने 1912 में खोज किया था, सबसे पहले उन्होंने प्रतिपादित किया था। लेकिन उससे पहले ही विटामिन की खोज हो चुकी थी। विटामिन की जो खोज है, खासकर विटामिन बी वन की जो खोज है वो 1897 में ही हो गई थी। क्रिश्चियन इजिकमैन ने किया था विटामिन बी1 की खोज। कब किया था? 1897 में। मतलब विटामिन बी1 के रूप में नहीं किया था, लेकिन आगे चलकर जो इन्होंने खोज किया था जिस चीज़ का, उसी को नाम दे दिया गया विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, इसकी खोज 1897 में क्रिश्चियन इजिकमैन ने की थी। अच्छा, एक सवाल आपके सामने यहाँ पर और आता है कि सर अगर मान लीजिए विटामिन बी1 पढ़ा रहे हैं, बी1 से लेकर बी12 तक आप 8 विटामिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ ले, केवल इतना ही दिया रहे विटामिन बी का रासायनिक नाम लिखिए। तो विटामिन बी का जब रासायनिक नाम आ जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 8 के 8 में से कौन सा लिख दें। तो आपको बता दें कि कभी भी जब आपसे पूछेगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप ये मान के चलिएगा 90% केस है कि आपसे विटामिन बी1 का पूछ रहा होगा, तो आपको क्या बताना होगा? थायमीन। जनरली विटामिन बी से जो हम संदर्भित करते हैं वो थायमीन को ही संदर्भित करते हैं, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए विटामिन बी2 के बारे में पूछना होगा तो बी2 लिखेगा, बी3 के बारे में पूछना होगा बी3 लिखेगा, बी1 भी लिख सकता है, विटामिन बी भी लिख सकता है, बी1 भी लिख सकता है, बी भी लिख सकता है। दोनों को आप क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। तो आप अगर आपसे विटामिन बी भी पूछेगा तो आप रासायनिक नाम थायमीन ही बताएंगे। आप समझ जाएंगे कि विटामिन बी1 और विटामिन बी एक ही के लिए पूछ रहा है, सामान्यतः जब वो सवाल पूछा जाएगा। तो हमने आपसे चर्चा किया कि विटामिन बी1 की खोज 1897 में ही हो गई थी। आगे चलकर इसको विटामिन बी1 का नाम दिया गया। क्रिश्चियन इजिकमैन ने इसकी खोज की थी। विटामिन बी1 का कार्य क्या होता है? तो हृदय को स्वस्थ रखता है। आपके जो कार्य वगैरह देख रहे हैं, ये आपके कार्य हुआ, स्रोत हुआ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता रखता है। तो विटामिन बी1 का कार्य क्या हुआ? हृदय को स्वस्थ रखना, शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करना। विटामिन बी1 के स्रोत कौन कौन से हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं? संपूर्ण अनाज, होल ग्रेन्स। तो चाहे आपको विकल्प में संपूर्ण अनाज दिया रहे या पौष्टिक नाश्ते में जो अनाज हम खाते हैं पौष्टिक अनाज वो दिया रहे, एक ही बात है। इसके अलावा फलियाँ यानी कि लेग्यूम्स, ये भी विटामिन बी1 के भी ये अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा बीज, दूध से बने पदार्थ, मेवे, नट्स, अगेन ये भी क्या होते हैं? विटामिन बी1 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब हम आपसे ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण अनाज ये पूछे जाने के चांस ज़्यादा है। कई बार जैसे फलियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कोई भी एक वस्तु कई सारे चीज़ों का स्रोत हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ का स्रोत होगी। अब विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग जो आपसे बार बार पूछा जाता है, तो चाहे आपसे मान लीजिए केवल विटामिन बी दे दिया गया, तब आप किसके बारे में समझेंगे? विटामिन बी1 ही। तो विटामिन बी1 या विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, बी से विटामिन बी और बी से बेरी। क्लियर है? लक्षण क्या होता है विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का? तो बेरी का लक्षण यहाँ पे आप समझेंगे बेरी का। तो बेरी का लक्षण क्या है? तो बेरी बीमारी का लक्षण क्या है? विटामिन बी1 की कमी का लक्षण क्या होता है? सूजन, हाथों और पैरों में जलन, झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। तो सूजन, हाथों और पैरों में जलन, झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी, ये लक्षण होते हैं विटामिन बी1 की कमी से। यानी बेरी अगर किसी को है तो उसको ये लक्षण दिख सकते हैं। विटामिन बी1 की बात करें तो ग्लूकोज चयापचय यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज को शरीर में जो है उसका चयापचय करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, स्वस्थ तंत्रिका, मांसपेशियों और हृदय कार्य के लिए आवश्यक होता है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हृदय को स्वस्थ रखता है, तो हृदय कार्य के लिए विटामिन बी1 आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो अगर आपसे विटामिन बी2 एग्जैक्टली लिखेगा तब आप राइबोफ्लेविन पर जाएंगे, ठीक है। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला जो रोग है उसे चिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलोसिस या चेलियोसिस, जैसे आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। तो हिंदी में चिलोसिस, इंग्लिश में चेलियोसिस।
तो विटामिन B2 की कमी से होता है ये रोग चिलोसिस। चिलोसिस के लक्षण क्या होते हैं? तो मुंह के कोनों में दरारें आ सकती हैं, परते और छिलके पड़ जाने वाली सूजन, इसके अलावा फटे होठ। अगर होठ फटे हैं इसका मतलब क्या है? विटामिन B2 की कमी है। तो विटामिन B2 की कमी से रोग होता है चिलोसिस। लक्षण इसके हैं, मुंह के कोनों में दरारें आ सकती हैं, परतें हो सकती हैं, छिलके पड़ने वाली सूजन हो सकती है, फटे होठ हो सकते हैं। ये कुछ लक्षण हैं। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो नियासिन के किसका नाम है? विटामिन B3 का। इसको निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। आपने ये अभी सुना नहीं होगा इस नाम को, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। एन फॉर नियासिन, एन फॉर निकोटीनिक एसिड। तो निकोटीनिक एसिड आपको अगर मान लीजिए नियासिन ना देकर निकोटीनिक एसिड दिया ना, उससे चांसेस तो बहुत कम है, तो आप इसको मान सकते हैं। बाकी जो है ज़्यादा चांसेस किसके हैं? नियासिन ही आपसे पूछा जाएगा। निकोटीनिक एसिड पूछे जाने की संभावना कब है? अब विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होने वाला रोग है उसको पेलाग्रा कहते हैं। तो पेलाग्रा नामक जो बीमारी होती है विटामिन B3 की कमी से होती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं विटामिन B5। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने डिटेल में चर्चा नहीं किया, जितनी आवश्यकता है उतना ही चर्चा किया। चाहे तो हम एक माहौल बनाने के लिए आपको दे दें, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना परीक्षा दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही पढ़िए। आपके मन में सवाल तो बहुत उठेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों के, लेकिन जितने से आपका परीक्षा अच्छे से निकल जाए, क्योंकि अभी आपको लगेगा टाइम बहुत है, लेकिन आगे चलकर यही आपको भारी लगने लगेगा। आपको एक विषय तो देखना नहीं है, 10 विषय देखने हैं। तो इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छे से इसको तैयार करते जाइए। बाकी आपको रिवीजन वगैरह कैसे करना ये हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। विटामिन B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का नाम है। तो पेंटो 5 से संबंधित कर लीजिए। तो पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? विटामिन B6 का। तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का एक स्रोत होता है चावल की भूसी, राइस ब्रैन। ये आपका UPPSC में 2 बार पूछा गया, लगातार UPPSC प्रीलिम्स में 2 बार पूछा गया। तो हमने इसको भी शामिल कर दिया है क्लास में कि जो जो संभावनाएं बन सकती हैं। तो विटामिन B6 का एक स्रोत है चावल की भूसी, राइस ब्रैन, जो कि विटामिन B6 का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B7 की। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। बहुत सारे आप में से होंगे जिन्होंने बायोटीन रिलेटेड शैम्पू वगैरह भी इस्तेमाल किया होगा या कर रहे होंगे। तो शैम्पू वगैरह में भी बायोटीन आता है, बायोटीन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। ये आपसे बस इतना ही बार पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब B9 की बात कर लेते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। तो फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड किसका नाम है? विटामिन B9 का। विटामिन B9 की अल्पता के कारण, कमी के कारण, तो अल्पता या कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रुधिरहीनता रोग, जिसे अनीमिया भी कहते हैं। तो अनीमिया या रुधिरहीनता का जो रोग होता है विटामिन B9 की अल्पता के कारण। तो फोलिक, इसमें बोलते हैं फोलेट की कमी के कारण जो अनीमिया होता है वो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? फोलेट की कमी होती है, और ये रुधिरहीनता रोग जिसे अनीमिया कहते हैं। इसके अलावा एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का केस होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का केस अगर हम बात करें तो जो है ये विटामिन B9 और B12 की जब एक साथ कमी हो जाती है, B9 और B12 की एक साथ कमी हो जाती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। बाकी अगर आपको विकल्प में एक ही दिया हो तो दोनों में से आप एक भी मान लीजिए B9 ही दिया तो आप B9 मान सकते हैं। बाकी सामान्यतः आपसे रुधिरहीनता रोग अनीमिया पूछा जाता है। B12 की बात कर लेते हैं। विटामिन B12 का जो नाम है वो है कोबैलेमीन है। तो कोबैलेमीन विटामिन B12 का नाम है। इसको कई बार, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर तो आपको कोबैलेमीन ही पूछा जाएगा। आपसे TRE में भी कोबैलेमीन पूछा गया, कई बार आपसे साइनो वर्ड लगा देता है। तो अगर साइनो कोबैलेमीन दिया है, कोबैलेमीन नहीं दिया तो आप साइनो कोबैलेमीन मान लीजिएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है, ठीक है। तो विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट का सिंबल आप याद रखिएगा, C और स्मॉल में O।
तो C स्मॉल में O CO, ये किसका सिंबल है? ये कोबाल्ट का सिंगल है। तो कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है विटामिन B12 में। और इसमें कौन सा आयन पाया जाता है अगर आपसे पूछे विटामिन B12 में, तो CO3+ आयन। तो CO कोबाल्ट 3+ आयन। विटामिन B12 की कमी से बीमारी होती है जिसे घातक रक्ताल्पता कहते हैं। घातक रक्ताल्पता जिसको परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। तो इंग्लिश में परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से घातक रक्ताल्पता का रोग होता है। एनीमिया का ये और जो है कह सकते हैं टिपिकल केस होता है घातक रक्ताल्पता, परनीशियस एनीमिया। इंग्लिश वर्ड यहाँ पर आप जब भी विकल्प में आएगा आप मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। विटामिन B12 जो है तंत्रिका कार्य करती है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता भी करती है। तो विटामिन B12 का एक कार्य है कि ये तंत्रिका कार्य करती है और लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायता करती है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं करते हैं, यानी कि जो मानव है, मानव भी जंतु ही है, तो मानव अपना सारा विटामिन B12 क्या करेगा? आहार से प्राप्त करना होगा, आहार से प्राप्त करना होगा। विटामिन B12 का अच्छा स्रोत, मान लीजिए किसी को विटामिन B12 की कमी है, तो विटामिन B12 की अगर किसी को कमी है तो जनरली मांस खाने की सलाह दी जाती है। बाकी अगर वेजिटेरियन है तो डेयरी या दुग्ध उत्पाद खा सकते हैं। तो B12 का अच्छा स्रोत यहाँ पर आपको हमने 2 उदाहरण दे दिए हैं, ये आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है। बाकी हमने ये पॉइंट पहले भी चर्चा कर लिया कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये 8 के 8 विटामिन क्या है? जल में घुलनशील है, मानव शरीर में कम समय के लिए रहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इंग्लिश में एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है C6H8O6। तो आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, या आप याद रखिएगा, स्पेशली TGT लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। तो विटामिन में बात करें तो विटामिन C रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C जल में घुलनशील होता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप अच्छे से अपने शरीर में खाते पीते हैं तो आपको जनरली बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है खांसी जुकाम वगैरह बहुत आसानी से हो जाता है, होते हैं जो महीने में एक बार बीमार जरूर पड़ते हैं लगातार, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंडी का मौसम हो। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन C की कमी से जो होने वाला रोग है इसे हम स्कर्वी कहते हैं। तो विटामिन C से स्कर्वी। विटामिन C का स्रोत क्या होता है? तो खट्टे फल जिसको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, इसमें पाया जाता है। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत आंवला माना जाता है। तो विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत आंवला माना जाता है। बाकी संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, इसके अलावा ब्रोकली, ये विटामिन C के स्रोत हैं। तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो गया। अन्य स्रोत में संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, ब्रोकली, ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? तो विटामिन C की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग, उसका लक्षण क्या है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना। आपने जो है अगर मेडिकल की दुकान पे गए भी होंगे तो वहाँ पे आपने बाकायदा पोस्टर भी देखा होगा कि मसूड़ों से रक्त आने के लिए ये जो है मंजन करें। एक मंजन आता है जिसमें लिखा भी होता है कि मसूड़ों की सूजन वगैरह को दूर करने के लिए। तो मसूड़ों से रक्त आना, उनमें सूजन आना, ये स्कर्वी रोग का लक्षण यानी विटामिन C की कमी है। इसके अलावा विटामिन C की कमी का एक लक्षण और भी है जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो मान लीजिए आपको चोट लग गया, कहीं पर पैर में, हाथ में, कहीं भी चोट लग गया या शरीर में कहीं भी चोट लग गया, तो जो जख्म है वो भरने में समय लगेगा, जख्म भरने में समय लगेगा। लेकिन इसको आप विटामिन K से नहीं कंपेयर कीजिएगा, विटामिन K से कंपेयर नहीं कीजिएगा। विटामिन K खून के थक्के बनने से संबंधित है। अभी हम आगे देखेंगे, खून के थक्के बनने से संबंधित है विटामिन K। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा घाव भरने में अधिक समय लगता है तो ये किस विटामिन की कमी से हो रहा है? विटामिन C, ये आपको क्लियर रखना है। बाकी मसूड़ों से रक्त आना, सूजन आना, ये लक्षण है। विटामिन C किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो लौह होता है यानी कि आयरन, तो आयरन या लौह जो होता है या लोहा होता है, वो ऐसा तत्व होता है जिसका अवशोषण में शरीर में मदद करता है विटामिन C। अब हम विटामिन D की बात करते हैं।
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे विटामिन D2 पूछे तो विटामिन D2 को एर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D3 अगर पूछ ले तो कोले कैल्सीफेरॉल, या इंग्लिश में कोले कैल्सीफेरॉल, या चाहे इसको आप छोले कैल्सीफेरॉल पढ़ के याद रखिए। तो सामान्यतः आपसे विटामिन डी ही पूछा जाएगा, कैल्सीफेरॉल। बाकी हमने D2 और D3 एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, तो ये हमने स्पष्ट कर दिया। विटामिन D2 की बात करें तो एक निष्क्रिय विटामिन डी होता है, जनरली शरीर में सक्रिय नहीं होता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। तो अभी हमने देखा कि ADEK, अब डी आ गया तो डी क्या है? वसा में घुलनशील होगा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। अच्छा, सबसे पहले लक्षण क्या होगा अगर विटामिन डी की कमी है? अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। अस्थियां यानी हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, हम यहाँ पर 2 केस देखेंगे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग 2 केस हम देखेंगे यहाँ पे। वो 2 केस कौन कौन से हैं? एक तो है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। ये बच्चों में होता है, बच्चों में हड्डियाँ मुलायम और कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा केस होता है अस्थि मृदुता, ऑस्टेमेलेसिया। ऑस्टेमेलेसिया की बात करें तो ये वयस्कों में होती है, और वयस्कों में भी वृद्ध लोगों में होती है। वयस्कों में भी वृद्ध, लिख लीजिएगा, वयस्कों में भी किस में होती है? सामान्यतः वृद्ध लोगों में। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण वयस्कों में दर्द और पीड़ा बना रहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, महिला पुरुष, जो 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको पैर वगैरह में दर्द का दिक्कत रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कैल्शियम की कमी है। फिर बोलते हैं कि दूध वगैरह अपना डाइट में रखिए, खाइए पीजिए, कुछ दवा वगैरह दे देते हैं। तो ये केस होता है अस्थि मृदुता का। तो विटामिन डी की कमी से 2 केस हो सकते हैं। बच्चों में रिकेट्स, तो बच्चों में हड्डियां मुलायम और कमज़ोर हो जाएंगी। बुजुर्गों में अस्थि मृदुता यानी ऑस्टेमेलेसिया, हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण वयस्कों में दर्द और पीड़ा होगा। तो ये 2 केस आप ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी के कारण जो हमारा प्रभावित अंग होता है, मानव अंग, वो हड्डी है, यानी बोन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी के स्रोत, तो विटामिन डी करता क्या है? हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन डी का जो कार्य है वो क्या है? हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी के स्रोत क्या है? तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे फ्री स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आपको सूर्य का प्रकाश लेने में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, फ्री में आपको मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी के जो अन्य स्रोत है, दूध हुआ, मक्खन हुआ, पाश्चीकृत दूध भी कह सकते हैं, डेयरी उत्पाद हुआ, एक सैल्मन मछली आती है, चाहे तो आप याद रख लीजिए। यहाँ जो सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल, कोड यहाँ पर एक मछली है, कोड यहाँ पर एक मछली है। तो जो कोड मछली है, कोड फिश है, कोड फिश का जो यकृत है, ये यकृत लिखा हुआ है, तो कोड फिश के, लिख लीजिएगा, कोड फिश के यकृत से प्राप्त होने वाला जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, उसे ही कोड लीवर ऑयल कहते हैं। कोड मछली के यकृत से, लीवर से प्राप्त होने वाला जो तेल होता है उसे कोड लीवर ऑयल कहते हैं। कोड लीवर ऑयल में अधिकतम मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो सबसे सर्वोत्तम स्रोत विटामिन डी का क्या हुआ? कोड मछली का जो तेल होता है, तो कोड लीवर ऑयल। बाकी अंडा भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। अब विटामिन डी हमारी खुद की त्वचा में संश्लेषित होता है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपके खुद की त्वचा में, आपके खुद के शरीर में, आपके खुद के शरीर की त्वचा में, यानी स्किन, त्वचा मतलब स्किन, तो आपके त्वचा में संश्लेषित होता है, और हमारी त्वचा शरीर के लिए विटामिन डी का उत्पादन करता है। तो विटामिन डी हमारी खुद की त्वचा में संश्लेषित होता है, और हमारी त्वचा जो होती है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो विटामिन डी का उत्पादन करती है? तो आप क्या बोलेंगे? हमारी त्वचा, स्किन। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा आयरन, लोहा, तो आयरन लोहे को विटामिन सी अवशोषित कराएगा, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को अवशोषित कराएगा। अभी आपने देखा कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हड्डियों से संबंधित। विटामिन डी का कार्य क्या होता है? हड्डी मांसपेशी को मजबूत बनाना। हड्डी में कैल्शियम होता है तो जाहिर सी बात है कैल्शियम को अवशोषित कराने में मदद कराएगा विटामिन डी, रटने की भी जरूरत नहीं है। फिर विटामिन डी की बात करें तो सूर्य के प्रकाश से मानव त्वचा पर जो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण संश्लेषित होता है। तो विटामिन डी संश्लेषित कैसे होता है? तो सूर्य का प्रकाश जब मानव त्वचा पर पड़ता है तो जो पराबैंगनी किरणें होती जो सूर्य से निकलती हैं, तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण विटामिन डी संश्लेषित होता है। विटामिन डी मुख्य रूप से शरीर के
वसायुक्त ऊतकों में, जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे भी, उसमें संग्रहित होता है। फिर हम आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई वह मुख्य लिपिड या वसा घुलनशील विटामिन है। चाहे हमने आपको बोला था कि लिपिड भी कहते हैं, वसा को लिपिड भी कहते हैं, तो मुख्य लिपिड या वसा घुलनशील विटामिन है जिसमें प्रतिऑक्सीकरण गुण होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें भी होती है। जैसे विटामिन सी में आपने देखा था कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण है, वो विटामिन ई में भी होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन, स्टरलिटी यानी नपुंसकता। तो नपुंसकता जो दोनों में हो सकती है, पुरुष में भी महिला में भी। तो बाझपन, स्टरलिटी या जनन अक्षमता जिसको बोलते हैं, तो जनन अक्षमता जो संबंधित बाझपन या नपुंसकता जैसी जो भी बीमारी है, ये विटामिन ई की कमी से हो सकती है। इसको टोकोफेरॉल रासायनिक नाम इसका दिया गया। आप याद करने का आसान सा तरीका है कि जिन भी महिलाओं को यह दिक्कत होती है, उनको घर में बहुत टोका जाता है। घर में जो उनकी सास वगैरह होती है, उनको बहुत टोका जाता है, बात बात पे टोका जाएगा, बात बात पे बातें सुनाई जाएंगी, तो टोका जाता है, तो टोकोफेरॉल ऐसे याद कर लीजिए। याद करने का एक तरीका हमने बता दिया। विटामिन ई के स्रोत क्या है? तो आपके यूपीपीएससी में पूछा गया है प्रीलिम्स में, गेहूं के बीज का तेल, व्हीट जर्म ऑयल। तो व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं के बीज का जो तेल होता है, वो विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा एवाकाडो जो एक फल होता है, फ्रूट होता है एवाकाडो, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से मुर्गी के जो चूजे होते हैं, चिक्स होते हैं, उनमें एक बीमारी होती है, इसका नाम ही है क्रेजी चिक। तो क्रेजी चिक नामक बीमारी मुर्गी के चूजों में होती है विटामिन ई की कमी से। ये विटामिन ई का टॉपिक समाप्त होता है। विटामिन के पर आते हैं। विटामिन के जिसको रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन पढ़िए या फाइलोक्विनोन पढ़िए, एक ही बात है। तो फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन एक ही चीज़ है, जैसे आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। तो फिलोक्विनोन सामान्यतः विटामिन के1 को कहते हैं, मेनाक्विनोन सामान्यतः विटामिन के2 को कहते हैं। तो दो पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है विटामिन के को, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन विटामिन के1 के लिए, और मेनाक्विनोन अगर स्पेशली आपसे पूछ ले तो विटामिन के2 के लिए। सामान्यतः आपसे विटामिन के रूप में यही पूछा जाता है, विटामिन के रूप में आपसे फिलोक्विनोन ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो अगर आपसे विटामिन के का नाम पूछेगा तो आप फिलोक्विनोन बताएंगे, यही आपके विकल्प में भी रहेगा। इसके अलावा जिस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सारे जो जिस फैमिली से, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, उसको नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेफ्थोक्विनोन। तो हो सकता है कि आपको फिलोक्विनोन ना देकर नेफ्थोक्विनोन दिया हो, तो क्विनोन शब्द याद रखिएगा, क्विनोन, ठीक है, क्विनोन, तो नेफ्थोक्विनोन। तो अगर मान लीजिए आपको फाइलोक्विनोन नहीं दिया है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन भी मान सकते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त के स्कंदन में रक्त के थक्के बनाता है। यानी जब आपको चोट लग जाता है, तो आपका मान लीजिए आपके पैर में चोट लग गई, तो क्या होगा? ब्लड बहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आप देखते हैं कि ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ब्लड बहना जो बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है एक प्रकार से। तो विटामिन के का ये मुख्य कार्य होता है, रक्त का स्कंदन में या रक्त के थक्के बनाने में इसका कार्य होता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्तस्राव होने लगेगा। विटामिन के की कमी से क्या होगा? आपको चोट लगेगी तो आपका खून बहता ही रहेगा, यानी खून बहता रहेगा, और यहाँ लंबा समय लगेगा खून रुकने में विटामिन के की कमी से। तो रक्त का थक्का बनने में समस्या होगी अगर विटामिन के की कमी है, रक्त स्कंदन में विफलता होगी। दूसरे शब्दों में, शुद्ध शब्दों में, रक्त स्कंदन में विफलता या रक्त का थक्का बनने में समस्या। विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो यही प्रोथ्रोम्बिन होता है, यही क्या कराता है? थक्का बनवाता है। तो ये आप याद रखिएगा, विटामिन ए किसका संश्लेषण कराता है? प्रोथ्रोम्बिन का। और प्रोथ्रोम्बिन का ही काम होता है जो है ये रक्त का थक्का बनाना। फिर बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के हमारे आंत द्वारा संश्लेषित होता है। हमारी जो मानव आंत है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, और स्पेशली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसमें माइक्रोबायोटा नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसको आंत का सूक्ष्म जीव भी कहा जाता है। तो आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि माइक्रोबायोटा। तो माइक्रोबायोटा जो कि एक बैक्टीरिया है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा विटामिन के संश्लेषित होता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिलकर निर्माण करते हैं किसका? विटामिन के का। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। या आंत भी आपको सामान्यता दे दे विकल्प में तो वो भी ठीक है।
तो मानव आंत में और मानव आंत में भी लार्ज इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोटा द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि किस विटामिन का, निम्नलिखित में से किस विटामिन का हमारी आंत द्वारा संश्लेषण किया जाता है? विटामिन के, और आंत में मौजूद होता है माइक्रोबायोटा। तो ये आपको क्लियर हो गया। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। फिर हम बात करते हैं रुक्षांश के बारे में, रफेज के बारे में। तो रुक्षांश और रफेज को देखने से पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं खनिजों की। तो खनिज भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 3 खनिज आपके दिए गए हैं, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। तो कैल्शियम आप सबसे पहले तो सिंबल याद रखिए कैल्शियम का क्या होता है, C a। तो CA कैल्शियम का सिंबल होता है। अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। तो कैल्शियम का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। स्रोत क्या है? दूध, सोया, दूध दही, दूध दोबारा हो गया, चीज़, पनीर। तो दूध और साथ में दूध, सोया और साथ में जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थि और दंत क्षय, बोन और टूथ डिके लक्षण होते हैं, दुर्बल अस्थियाँ और दंत क्षय। फिर बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जिसका कार्य है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक होता है। स्रोत होता है आयोडीन नमक। आयोडीन युक्त नमक आप खाते हैं, जो टाटा नमक आप खाते हैं वो क्या होता है? आयोडाइज्ड होता है। आप उसमें कभी भी ध्यान से पढ़िएगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होगा, आयोडीन युक्त नमक लिखा होगा। इसके अलावा सिंगाड़ा आपने सुना होगा, वाटर चेस्टनट। सिंगाड़ा भी किसका स्रोत होता है? आयोडीन का स्रोत होता है। इसके अलावा समुद्री शैवाल, ये आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो समुद्री शैवाल, सीवीड, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सवाल आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, और उसी को और अप्लाई करके भी सवाल बन जाते हैं। तो समुद्री शैवाल, सीवीड, ये किसके स्रोत हैं? आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। तो प्रमुख 3 स्रोत याद रखिएगा, एक तो नमक जो आप खाते हैं, सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट और समुद्री शैवाल, सीवीड, ये 3 प्रमुख स्रोत हैं आयोडीन की। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है उसको बोलते हैं घेंगा रोग। तो घेंगा रोग ग्वाइटर कहते हैं। गर्दन के आगे वाले भाग में सूजन हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयरन की बात कर लें तो लौह तत्व होता है हमारे शरीर में, आयरन लौह तत्व जिसका सिंबल है Fe। कार्य होता है रक्त का महत्वपूर्ण घटक है हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड बहता है वो उसका महत्वपूर्ण घटक है आयरन। हरे पत्तेदार साग और चुकंदर, अनार। तो हरे पत्तेदार साग, चुकंदर और अनार आयरन के अच्छे स्रोत हैं जो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने हैं। आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है, अनीमिया रोग हो सकता है, रक्ताल्पता हो सकता है। तो रक्ताल्पता, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए, रक्ताल्पता। तो अनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो सकता है आयरन की कमी से। अनीमिया के जो लक्षण होते हैं, दुर्बलता हो सकती है, जाहिर सी बात है ब्लड की कमी होगी तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी क्योंकि आपके ब्लड में ही ऑक्सीजन घूम रहा है, दुर्बलता भी हो सकती है। संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए जितनी भी जरूरत की पोषक तत्व हैं, रुक्षांश है, जल है, सही मात्रा में हो, इसी आहार को संतुलित आहार बोलते हैं। और हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, किसी भी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए कि मतलब बहुत लोग हैं दाल चावल ही खा रहे हैं तो दाल चावल ही खा रहे हैं, बहुत लोग हैं तो रोटी सब्जी खा तो रोटी सब्जी खा, मतलब आप कंप्लीट डाइट लीजिए जिसमें आपको सभी पोषक तत्व मिल सके, रुक्षांश और जल मिल सके, समुचित वृद्धि और विकास के लिए। ऐसे किसी भी आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रुक्षांश और जल के बारे में। रुक्षांश को इंग्लिश में रफेज कहते हैं। रुक्षांश का एक नाम और भी है आहारीय रेशे, जिसको डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं। मुख्यतः जो रुक्षांश होते हैं या आहारीय जो रेशे होते हैं ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते, लेकिन फिर भी हमारे आहार का आवश्यक घटक है। कैसे? ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, मल जब खाते गए लेकिन जो आप खा रहे हो उसको पचाने में भी तो कुछ चीज़ चाहिए, तो रुक्षांश होता है। तो रुक्षांश हुआ या आहारीय रेशा हुआ, ये आपका जो अनपचा आहार है जो आपको सही से नहीं पचा है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के यानी टॉयलेट के सुचारू निकास को ये सुनिश्चित करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो पोषक तो नहीं दे रहा, लेकिन जो आप पोषक तत्व ले रहे हैं उनको पचाने में और उनका निकास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है रुक्षांश और आहारीय रेशा। ये आपको इनका फंक्शन याद रखना, कार्य याद रखना है।
हमारे आहार में जो रुक्षांश होता है मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है, जैसे हरे पत्तेदार साग, ताजे फल। तो ये दो उदाहरण याद रखिएगा, हरे पत्तेदार साग और ताजे फल। ये इसमें क्या पाया जाता है, रुक्षांश भी पाया जाता है, रुक्षांश भी पाया जाता है। तो अगर आप हरे पत्तेदार साग खाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा करता है, आपको मतलब पोषक तत्व भी देगा और साथ में क्या करेगा, आपको शरीर में पचाने में भी मदद करेगा। ताजे फल हुए, साबुत अनाज, दाल, मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि दाल तो प्रोटीन का भी स्रोत है, लेकिन प्रोटीन के अलावा दाल में रुक्षांश भी पाया जाता है, आहारीय रेशा भी पाया जाता है, ये कहने का मतलब है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, ये दो प्रमुख उदाहरण हैं जो याद रखिएगा। जल की बात करते हैं तो जल भी हमारे भोजन का अनिवार्य अंश है। हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था, पहली क्लास में ही, कि हमारे भोजन से जो पोषक तत्व को अवशोषित करने का काम कौन करता है, जल करता है। मान लीजिए आप केवल खाते रहे तो आप पेट में बहुत दिक्कत हो जाएगी, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगी अगर आप जल ग्रहण नहीं करेंगे। पानी क्या करता है, आप मान लीजिए कि जब भी आप पेट में खाना खाते तो आपके पेट में आग उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, और उस गर्मी को शांत करने के लिए आपको समय समय पर क्या थोड़ा थोड़ा आपको पानी पीने की आवश्यकता होती है, पर्याप्त मात्रा में। तो जब आप पानी पीते रहते हैं तो वो जो आग होती है धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, फिर आपके पाचन की प्रक्रिया अच्छे से हो पाती है। तो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में जो जल होता है वो सहायता करता है। पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो जल जो है, जल का यहाँ पर कार्य क्या हुआ, पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार आपने देखा रुक्षांश और जल ये पोषक तत्व नहीं प्रदान करते, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अलग अलग कार्य हमने देख लिए हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपसे, और थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोलथुर, जो नया वाला एनसीईआरटी है, कोलथुर गोपालन, भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी इन्होंने। तो कोलथुर गोपालन का नाम जो है, भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत करने में इनका नाम लिया जाता है। इनका बहुत बड़ा रोल था। हमने आगे इनका पूरा फोटो अटैच किया जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर आता है मिलेट, मोटा अनाज, जो कि पोषक अनाज भी कहलाता है। ज्वार, बाजरा, रागी और सावा। तो ज्वार, बाजरा, रागी और सावा ये आपके मिलेट के उदाहरण हैं, जो भारत की देशज फसलें भी कहलाती हैं। तो नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में इनको उगाया जाता है बहुत आसानी से। और सबसे खास बात क्या है कि जहाँ पर जल वगैरह नहीं हो, मतलब जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र वगैरह भी हैं, वहाँ पे बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। इनको भविष्य का अन्न भी कहा जाता है। अत्यधिक पौष्टिक अनाज होते हैं, विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं, इसलिए इन्हें पोषक अनाज, न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। तो पोषक अनाज, न्यूट्री सीरियल्स किसे कहा जाता है, मिलेट्स को कहा जाता है। संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मुख्यतः राजस्थान के लोग देखते हैं आप कितने जो हैं सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी कितने स्वस्थ होते हैं, तो इन्हीं के कारण, क्योंकि मुख्य रूप से वहाँ पर मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज वहाँ पर होते हैं। खाद्य मील क्या होता है, फूड माइल, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो खेत से हमारी थाली तक, फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, तो खेत से कोई भी चीज़ बनी हमारी थाली तक आई, उसी को खाद्य मील कहते हैं। क्या डिफिनीशन है खाद्य मील की और फूड माइल की डिफिनीशन आपको एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो गेहूँ या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा, मान लीजिए गेहूँ है या कोई अन्य खाद्य पदार्थ है, उसका पैकेट है, उत्पादक से उपभोक्ता तक की उसकी जो दूरी है, यानी उत्पादक मतलब किसान ने उसको उत्पादन किया होगा, किसान ने उसको बनाया होगा, तो किसान ने उसका उत्पादन किया, वहाँ से बनने के बाद जो पूरी प्रक्रिया हुई, उसके बाद जब कस्टमर तक पहुँचता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है बीच में, कहीं पे जाके बना, कहीं पर उसका जो है जो खाद्य प्रसंस्करण हुआ, फिर फाइनली वो कंज्यूमर के पास पहुँचा, उपभोक्ता के पास पहुँचा। तो किसान से लेकर यानी उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक जो तय की गई कुल जो दूरी होती है, उसी को उसका खाद्य मील कहते हैं। तो गेहूं या कोई अन्य खाद्य पदार्थ हुआ, उसका उत्पादक से उपभोक्ता तक की जो तय की गई दूरी है, उसी को खाद्य मील कहते हैं। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। तो खाद्य मील को कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, अगर आपसे ये पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, खाद्य मील को कम करना चाहिए, दूरी को कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, खाद्य मील को कम करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, परिवहन के दौरान लागत भी कम लगेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ी पे जाएगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ऐसे समझ सकते हैं। ये वैज्ञानिक से परिचय ये आपका दिया गया है। कोलथुर गोपालन, भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की, भारतीय आबादी की पोषण स्थिति का इन्होंने सर्वेक्षण का नेतृत्व किया था, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा, अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई, और इसी के परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी।
वैसे आपने पढ़ा होगा मध्याह्न भोजन योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन बच्चों को खिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बच्चों को खिलाया नहीं जाता था। पहले जो है कुछ अलग प्रक्रिया थी, पहले पका अनाज नहीं दिया जाता था, यानी स्कूल में नहीं मिड डे मील बनता था, ये कहने का मतलब है। तो 1995 में मध्याह्न भोजन योजना आई थी, लेकिन 2002 में मध्याह्न भोजन योजना को दूसरे तरीके से लागू किया गया। इसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी कहा जाता है। आज के डेट में 2021 से जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। तो इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नाम है कोलुथुर गोपालन। इसके अलावा आपके जो है आपके 2 पॉइंट्स दिए गए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो एक कहानी नुमा दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बस एक कहानी दी गई है जो आपके एनसीईआरटी में। तो ये यहाँ पे जैसे दे दिया कि हिमालय क्षेत्र में, यानी जो घेंगा रोग भारत में फैला था वो हिमालय क्षेत्र में फैला था, भारत के उत्तरी मैदानों में। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। आप देखिए कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है, लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी को आधार मानते हुए हम कितने अच्छे स्तर तक तैयारी कर सकते हैं। तो सोचिए, जब क्लास 6 से इतना अच्छा तैयारी कर सकते हैं तो 7 से कितना अच्छा होगा, 8 से 9 से 10 से कितना अच्छा तैयारी हो सकता है। तो आप हमारे कंटेंट्स पे अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। इस क्लास को अगर आपने देख लिया, अगर आपको रोशन बैच में जुड़ने की इच्छा है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9517036263। आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में बेस्ट अटेम्प्ट होगा, हमारी तरफ से इस चीज़ की गारंटी है। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिए क्लास आपको कैसी लगी।